जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज फिर आप लोगों के लिए एक सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीसी सामान्य ज्ञान के लेकर आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं आज लेके आया हूं प्राकृतिक भाग, नदियाँ, झीलें, शिखर, मिट्टी, कर्क रेखा एवं भारतीय सीमाओं पर स्थित राज्य एवं सीमा रेखाएं। आपके लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप पढ़ते रहें। इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए क्लास बनाते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी मेरा सहयोग करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हम पुनः आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहें। देखिए, आज मैंने तैयार किया है भारत की नदियाँ। देख रहे ना, भारत की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। कौन नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह गिरती है, ये मैंने इसका अनुमोदन किया है। और आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और याद भी करेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे, ताकि पुनः वीडियो बच्चों तक पहुंच जाए और वो भी बच्चे पढ़ सकें। सबसे पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, जो उन्हें बीच में हेल्प करती हैं, बीच में ज्वाइंट होती हैं आकर, बीच में मिलती हैं आकर, है ना। जहाँ पर दो नदियाँ मिल जाती हैं, जहाँ पर दो नदियाँ मिल, उन्हें हम संगम कहते हैं दोस्तों, उन्हें संगम कहते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनार, रावी, सतलज और ब्यास हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? झेलम है दोस्तों, उसके बाद चिनार है, उसके बाद रावी है दोस्तों, सतलज है, सतलज के बाद ब्यास है। ठीक है, ये सारी याद करेंगे कौन कौन सी हैं। देखो, आप लोगों को याद भी हो गए होंगे क्वेश्चंस। झेलम, चिनार, रावी, सतलज और ब्यास, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, आप लोगों को तो याद होगा ही, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जमुना, कौन सी है? जमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा, चंबल, सोन, बेतवा। कौन कौन सी हैं दोस्तों? गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा, चंबल, सोन और बेतवा। दोस्तों, याद करेंगे, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ, हैं सुबनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित और बराक। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, जितनी कि ये इम्पोर्टेंस हैं। इन्हें इम्पोर्टेंस देना बच्चों, ताकि हमारा आने वाला एग्ज़ाम बेहतर हो सके। और नज़र में इन्हें भी रखेंगे। सबसे ज़्यादा पूछने वाला है गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियाँ मैंने लिखा दिया है आपको, जमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा, चंबल, सोन, बेतवा। ये नोट करेंगे, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारत की नदियाँ, देखिए भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? कौन कौन सी भारत नदियाँ हैं? देखो, भारत की नदियाँ, ओके। दक्षिण पठार की नदियाँ, ये दक्षिण पठार की नदियाँ हैं। पूर्वी तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? जो पूर्वी तट हैं, उनकी नदियाँ कौन कौन सी हैं बता रहा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पैनार। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ना अच्छा लगे तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे वीडियो को एक बार पूरा देखें ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने वही रखे हैं जो एग्ज़ाम में
पूछे जाते हैं, अक्सर कर पूछे जाते हैं। पश्चिमी तट की नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। दोस्तों कौन कौन सी हैं? पश्चिमी तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। इन्हें भी याद करेंगे। और छोटा नागपुर की नदी कौन कौन से दोस्तों? छोटा नागपुर की नदी दोस्तों, नदी में दा ऐसे लगेगा, ये गलत लग गया है, नदी, ठीक है दोस्तों, नदी ऐसे लिखा जाएगा, नदी, ओके। दामोदर नदी कौन सी दोस्तों? दामोदर नदी कौन सी है? दामोदर नदी। अब देख लीजिए, ये नीचे मैंने एक जो ब्लू लाइन में हाईलाइट करके लिखा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जो भी हमारी बुकों में या किसी में जो कुछ हाईलाइट करके लिखते हैं, वो पूरा ये सब का निचोड़ लिखा होता है दोस्तों। देखिए, भारत की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। बाकी भारत की सभी नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी भारत की सभी नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक बात और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारी नदियाँ गंगा, काली, रामगंगा, ये सारी नदियाँ एक डेल्टा बनाती हैं दोस्तों, एक डेल्टा बनाती हैं, इस तरीके का बनाती हैं। वो ऐसे ऐसे बहकर चलती हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे। और जो हमारी नदियाँ ताप्ती और नर्मदा है, ये एस्चुरी बनाती है, ये सीधे धार चलती है, ये ऐसे नहीं चलती है दोस्तों, ये सीधे धार चलती है, ये एस्चुरी बनाती हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है, इसे भी याद करेंगे। आगे हम और भी जो क्लास हैं उनमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास चलते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जब मैंने एनसीसी का एग्ज़ाम दिया था तब उसमें भी ये क्वेश्चंस आया था दोस्तों, तो हम लोग ये क्वेश्चंस गौर से देखेंगे और याद करेंगे। याद करना बहुत मायने रखता है, उतना आपका ये मायने नहीं रखता कि आप उसे नोट कर रहे हैं। अगर आपने याद भी कर लिया तब भी आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों, बहुत काम आने वाली है। बुलर झील व डल झील ये कश्मीर में दोस्तों हैं। कहाँ पर हैं? कश्मीर में हैं। नैनीताल झील दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। सावर झील जो कि राजस्थान में दोस्तों हैं। कहाँ पर है? सावर झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा में है। और हुसैन सागर और डीडवाना आदि ये झीलें दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुलर झील, नैनीताल झील और चिल्का झील ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें याद करेंगे और एक नोट भी बनाएंगे अच्छा सा। और एक बात याद रखना, जब भी हम नोट करते हैं एग्ज़ाम में हॉल में बैठकर या एग्ज़ाम फील्ड में बैठकर, तो हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ताकि एग्ज़ामिनर हमें अच्छे नंबर दे सके दोस्तों, ओके। तो ये भी नोट करेंगे। और देखिए, भारत के कुछ पर्वतीय शिखर ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए पूरी क्लास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट के तरीके पे लाया हूँ, जो कि आप लोगों को नोट भी करना है दोस्तों, नोट भी करना है। भारत के कुछ पर्वतीय शिखर यानी ऊंचे शिखर जो सबसे ऊंचे हैं दोस्तों, सबसे क्या हैं? ऊंचे हैं दोस्तों, क्या हैं? ऊंचे, ओके दोस्तों, ऊंचे हैं दोस्तों। तो ये भी नोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, K2 गाडविन आस्टिन ये सबसे ऊंची शिखर चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची K2 आस्टिन। फिर नंदा देवी दोस्तों, नंदा देवी है, ये रा उड़ गया दोस्तों, ये नहीं लिखना है, नंदा देवी, ठीक है दोस्तों, नंदा देवी।
नंदा देवी, थकापोसी, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नुनकुन, अन्नपूर्णा, मकान, केदारनाथ आदि। ये भी दोस्तों नोट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। सबसे ऊंची शिखर, सबसे ऊंची पर्वतीय शिखर चोटी कौन सी दोस्तों? K2 गार्डविन ऑस्टिन है दोस्तों, K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ये भी नोट करेंगे। भारत की मिट्टी जलोढ़, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी झांसी की तरफ पाई जाती है दोस्तों, लेटेराइट अपने उत्तर भारत की तरफ पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी अपनी तरफ नहीं, काली मिट्टी देखते हैं कि झांसी की तरफ ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ये भी सारी याद करेंगे दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। भारत में कर्क रेखा किससे, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम में होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने नोट करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ओके, जरा इसे रेज कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न देशों की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, विभिन्न देशों की सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हें भी नोट करना, याद करना अच्छी तरीके से आता है कि अपने चीन जो देश है उस पर अपने कौन कौन से देश उनकी सीमाओं पर बसे हुए हैं, कौन कौन सी सीमाओं पर बसे हुए हैं विभिन्न देशों की सीमा। भारतीय राज्य, कौन कौन से भारतीय राज्य बसे हुए हैं? तो देखिए, चीन में जो बसे हैं अपने जम्मू और कश्मीर बसा है, हिमाचल प्रदेश बसा है, सिक्किम बसा है, अरुणाचल प्रदेश बसा है, उत्तराखंड बसा है। तो चीन की सीमाओं पर अपने कितने राज्य बसे हैं दोस्तों? अपने 5 राज्य बसे हैं। 5 राज्य कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये 5 राज्य बसे हैं चीन की सीमा पर। और पाकिस्तान की सीमा पर कितने दोस्तों बसे हैं? पाकिस्तान की सीमा पर कितने बसे हैं दोस्तों? ये भी नोट करेंगे। पाकिस्तान की सीमा में देखिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ये भी नोट करेंगे। कितने बसे हैं? 4 राज्य बसे हैं दोस्तों, 4 राज्य बचे हैं। पाकिस्तान में जो सीमाओं पर अपने अपने देश बसे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान की सीमा पर अपने कौन से भारतीय राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है ओनली। कौन सा दोस्तों? जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। भूटान देश की सीमाओं पर अपने कितने राज्य बसे हुए हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी सीमा पर 4 राज्य बसे हुए हैं दोस्तों, 4 राज्य बसे हुए हैं। बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें भी अपने 4 राज्य बसे हुए दोस्तों, 4 राज्य बसे हुए हैं। म्यांमार के देश पर जो सीमा है उसमें कितने राज्य बसे हुए हैं अपने? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें भी 4 राज्य बसे हुए हैं दोस्तों। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगर पूछा जाए कि अपना राज्य किसकी सीमा पर बसा है दोस्तों, अपना राज्य किसकी सीमा पर बसा है, किस देश की सीमा पर बसा है, तो अपना राज्य नेपाल की सीमा पर बसा है। देखिए, सिर्फ चीन की सीमा पर 5 राज्य बसे हुए हैं अपने, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान की सीमा पर 4, भूटान 4, बांग्लादेश 4, म्यांमार 4
और नेपाल 5, नेपाल और चीन 5 और अफ़गानिस्तान ओनली एक राज्य बसा है अपना अफ़गानिस्तान की सीमा पर। अगर क्वेश्चन बनता है कि अफ़गानिस्तान की सीमा पर भारतीय राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, ये भी नोट करेंगे। भारत के कुछ पर्वतीय शिखर मैकमोहन, देखिए पर्वतीय शिखर, सॉरी ये मैंने चेंज नहीं कर पाया है, सॉरी ये चेंज नहीं कर पाया है, ये पर्वतीय शिखर तो मैंने बता दिया है, ठीक है, ये हेडिंग गलत हो गई है, ठीक है। ये दिखा है भारत यानी कौन सी रेखाओं पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, यानी मैकमोहन रेखा किन किन देशों के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी रेखाएं मैंने जो लिखाई हैं वो किस देश से होकर गुजरती हैं, किन देशों के मध्य होकर गुजरती हैं, मैंने वो लिखाया है। ये हेडिंग मिटा लेना, लिख लेना कि किस किस देशों से होकर गुजरने वाली रेखाएं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों, भारत और चीन से होकर गुजरती है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य होकर गुजरती है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य होकर गुजरती है। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों, मैगिनाट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य होकर गुजरती है। ओडरनेसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के मध्य होकर गुजरती है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों। और लास्ट रेखा जो है 19वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है। ये रेखाएं भी याद करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ये क्वेश्चंस आता है एनसीसी में, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तब भी आया था और अक्सर कर पूछा जाने वाला सवाल है ये। भारत और चीन के मध्य होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो मैकमोहन रेखा गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य होकर गुजरती है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य होकर गुजरती है दोस्तों। डूरंड रेखा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही 3 रेखाएं हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा। ये तीनों याद कर लेना, क्वेश्चंस में 100% फंसने वाली हैं और आप लोग अच्छे से पास करेंगे। भारत के प्राकृतिक भाग हैं ये, उत्तर में विशाल पर्वतीय क्षेत्र, प्राकृतिक भाग किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे पठारी क्षेत्र हो गया ये प्राकृतिक है, पेड़ पौधे हो गए ये प्राकृतिक है, तो ये सब प्राकृतिक हैं दोस्तों। समुद्र तटीय मैदान, समुद्र है ये प्राकृतिक है, गंगा है ये भी प्राकृतिक है, कोई भी नदी ये सब प्राकृतिक की देन ही है। उत्तर में विशाल पर्वतीय क्षेत्र ये भी प्राकृतिक है दोस्तों, गंगा सिंधु का विशाल मैदान प्राकृतिक है दोस्तों, दक्षिण प्रायद्वीप पठार प्राकृतिक दोस्तों, समुद्रीय तटीय मैदान प्राकृतिक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस मैंने जो आपको आज नोट कराए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मैंने अच्छा बनाया होगा और आप लोगों को ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ना किया हो लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर करते रहिएगा अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।